दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ हम उसकी व्याख्या भी करते जाएंगे ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो सही उत्तर है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना है और पहली बार ये दिवस डब्ल्यूएचओ द्वारा 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था और भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है। तो याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न इंडियन इकोनॉमी से है या इकोनॉमिक्स खंड से है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय कितनी होगी। दोगुनी, अपरिवर्तित रहेगी, आधी हो जाएगी या कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेंगी। दोस्तों यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दुगना हो जाए तो वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मौद्रिक आय और कीमतें दोनों ही दुगनी हो जाने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास जो है इसका संबंध संरचनात्मक परिवर्तन से होता है और आर्थिक विकास का दायरा बड़ा होता है। आर्थिक वृद्धि ये सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है। संपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पर्यावरण के संदर्भ में ये शब्द प्रयुक्त होता है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य के संबंध में। तो 4, 1, 2, 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए देखिए 4, 1, 2, 3 आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत यानी एफआरपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि गन्ने के लिए एमएसपी या जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसकी जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है और गन्ने के लिए जो उचित और लाभकारी मूल्य है इसका निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ कि जो अन्य फसलें होती हैं उनके लिए जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। अन्य जो वस्तु हैं उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा, जबकि गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत का निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं और दूसरा है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। तो जो नवीनतम आंकड़े हैं, अगर जो हम फरवरी 2022 तक के आंकड़े लें तो इसमें भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं और अक्टूबर 2021 में दोस्तों वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं। इसमें देखिए राजकोषीय बिल, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और परिवार का बकाया गृह ऋण
तो इसमें से कौन से गैर वित्तीय ऋण में शामिल हैं? तो ये तीनों ही दोस्तों राजकोषीय बिल, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और परिवार का बकाया गृह ऋण, ये 1, 2, 3 ये सभी दोस्तों ये गैर वित्तीय ऋण में शामिल हैं। आप जान लीजिए कि गैर वित्तीय ऋण में क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि, परिवार का बकाया गृह ऋण, गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोषीय बिल तथा सरकार द्वारा लिया गया ऋण ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आप देख लीजिए कैपिटल गेन टैक्स किस पर लिया जाता है? तो ये संपत्ति के विक्रय पर लिया जाता है, यानी जो कैपिटल गेन टैक्स है वो संपत्ति विक्रय पर लगाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगता है। कस्टम ड्यूटी आयात की जाने वाली वस्तुओं पर और कारपोरेट टैक्स आय पर। तो कारपोरेट टैक्स जो है वो कंपनियों के आय पर लगाया जाता है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। तो देख लेते हैं 4, 2, 3, 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, सही है। दूसरा कथन है कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, सही है। और तीसरा है कि सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है, ये सही नहीं है। इसका कारण क्या है? तो आप जान लीजिए कि सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में की गई थी। 1992 में इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा कि सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है। 1992 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 सेबी के संबंध में सही कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 1974, 84, 1994 या 1964? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जानते हैं कि 5 जून, देखिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पहली बार 1974 में ये दिवस मनाया गया था। और आप जान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन से यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती है। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भौतिक कारकों के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता और प्रकाश इत्यादि को शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही। और दूसरा है कि कार्बनिक कारकों के अतिरिक्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को शामिल किया जाता है, तो सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है दोस्तों, इसके संबंध में ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, दोनों सही कथन हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 आपके दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें देश और उनसे संबंधित घास के मैदान दिए गए हैं। तो आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहा जाता है, ए का तीसरा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में याद रख लीजिए वेल्ड कहते हैं घास के मैदान को। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में घास के मैदान कंपोज। और उत्तर अमेरिका में अगर जो देखें तो प्रेयरी कहे जाते हैं। तो 3, 1, 4, 2 देखते हैं। 3, 1, 4, 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ब्राज़ील में कंपोज और प्रेयरी जो हैं ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अंतर्गत उन सागरीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 3 मीटर से अधिक नहीं होती है। दूसरा है कि अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत झील, तालाब और अनूप इत्यादि को रखा जाता है। तो अगर आप देखें तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें केवल 2 सही होगा, पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत इसलिए है कि रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, इसमें आर्द्र भूमि को दलदल, कीचड़ वाली भूमि, पीठ भूमि, कृत्रिम, प्राकृतिक, खारा और लवण युक्त जल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।
और सागरी क्षेत्र के उस भाग को शामिल करते हैं जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो यहाँ पर 6 मीटर होगा तब ये कथन सही होता, लेकिन यहाँ 3 मीटर दिया गया है, ये सही कथन नहीं है। इसके अंतर्गत या आर्द्रभूमि के अंतर्गत उन सागरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है जहाँ निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, तब सही होता। लेकिन 3 मीटर दिया गया है, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा। केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था, तो जनवरी 1989 में। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 2 जनवरी जो है जनवरी 1989 में हुआ था और ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन आपका अप्रैल 1987 में हुआ था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये किससे संबंधित है, तो ये 1972 में प्रकाशित हुई थी और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो देखते हैं 2, 4, 1 और 3, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के विषय में विचार कीजिए। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है, ये कथन एक है। और दूसरा है ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर जो पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऊर्जा पिरामिड जो होता है दोस्तों, ये केवल सीधा ही बनता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा नहीं बल्कि सीधा ही बनता है। केवल कथन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है। दूसरा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, लेकिन ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये आपका कथन 2 सही नहीं है। क्यों? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जैवमंडल पृथ्वी, शैल, जल और वायु से बनी एक पतली परत होती है। आप जानते हैं ये पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और ये जो है एक खुला तंत्र होता है। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। और दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है। तो कुल मिलाकर इसमें नए पदार्थों का पुनर्निवेश भी होता रहता है। तो कथन 2 गलत है, जबकि इसमें कह रहा है कि जीवमंडल पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है। तो ये आपका सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पवित्र उपवन के स्थानिक नाम और राज्य बताइए। ये आपका सुमेलन करना है, ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। दोस्तों, पवित्र उपवन को पवित्र वन कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पवित्र वन कहा जाता है। काबू, तो काबू केरल में कहा जाता है, के फॉर काबू, के फॉर केरल। और देवगुड़ी ये महाराष्ट्र में पवित्र वन को, पवित्र उपवन को महाराष्ट्र में देवगुड़ी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको गुम्पा वन कहते हैं। तो 2, 1, 4 और 3 देखते हैं पवित्र वनों का जो सही सुमेलन है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और इसमें सूची 1 में आप देखिए अभ्यारण्य हैं, सूची 2 में राज्य हैं, इनका एक दूसरे के साथ मिलान करना है। देखिए, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। फुदाम दमन और दीव में स्थित है। मालवन ये महाराष्ट्र में स्थित है और गाहिरमाथा आप जानते हैं कि ये ओडिशा में स्थित है। तो सही सुमेलन हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। आप देख लीजिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सजन खली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। सजन खली नाम थोड़ा सा अलग है, सजन खली याद रखिएगा। कृष्णा, तो कृष्णा अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा खिजड़िया
खिजड़िया कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और बखिरा जो है अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो ये आपका सही सुमेलन 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से है, इंडियन पॉलिटी से, और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि इसमें आपसे कहा गया है कि 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है कि आधारभूत ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद की देन है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर बल दिया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि एसआर बोम्मईवाद में उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बनाया था, सही है। और चौथा है मेनका गांधीवाद में 1978 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को भारतीय संविधान का अंग माना था, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो मेनका गांधीवाद है वो दोस्तों आप जान लीजिए कि 1978 का मेनका गांधीवाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जीवन के अधिकार को यानी राइट टू लाइफ को व्याख्यायित किया गया था, न कि उद्देशिका और भारतीय संविधान के अंग के संबंध में। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 आपके सही हैं, 4 सही नहीं हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति को पुनर्विचार पुनर देखिए राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का पात्र घोषित करता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रारंभ संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए वह सदन 28 दिन पूर्व एक लिखित संकल्प प्रस्तुत करे या पारित करे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये लिखित संकल्प की समयावधि है वो 14 दिन होनी चाहिए, न कि 28 दिन। तो इसलिए तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। चौथा कथन है कि अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषयक जानकारियां प्रधानमंत्री से मांग सकता है, तो ये आपका सही है। तो कौन कौन से कथन सही हुए? 1, 2 सही थे, 3 गलत है और चौथा सही है। तो 1, 2, 4 देखते हैं। ऑप्शन 1, 2, 4 ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे, बिल्कुल सही है, BN राव। और दूसरा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था, सही है। और तीसरा है कि भारतीय संविधान को भारत सरकार ने अधिनियमित किया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को भारत सरकार ने अधिनियमित नहीं किया है, तो कौन किया है? दोस्तों भारतीय संविधान को भारत की सरकार ने नहीं बल्कि संविधान सभा ने अधिनियमित किया है। तो कथन 1, 2 आपके सही हो जाएंगे। 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, तो ये आपका सही है, आइवर जेनिंग्स का कहना है। दूसरा कथन है कि प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, तो कांग्रेस भारत था, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो ये भीमराव अंबेडकर का कथन नहीं है। तो इसमें आपका दोस्तों 1 और 2 आपका केवल सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। और ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए कि ये कथन महात्मा गांधी का है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की
प्रारूप समिति या जो ड्राफ्ट कमेटी थी कौन शामिल नहीं था? के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर और अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन शामिल नहीं था बताइए? तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, इसमें आपके जो है शामिल नहीं थे। कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा कि अबुल कलाम आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें अंबेडकर जी सहित कुल 7 लोग थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। कालांतर में डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भारत के संविधान के लक्षण और ये लक्षण किस देश से ग्रहण किए गए हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए मूल अधिकार, तो ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपात उपबंध ये जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सीधे सीधे सुमेलित हो जाएगा आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध भारत में जो है वो भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 5 3 4 1 ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए नागरिकता संविधान के भाग 2 में बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 7 में, तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 8 में है। और आप देख लीजिए इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन के भाग 2, नागरिकता संशोधन किसमें? भाग 2 में वर्णित किया गया है। और विभिन्न भाग आप जब अगर जो देखेंगे तो भारतीय संविधान के जब विभिन्न भागों की बात आप करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आप देखिए दोस्तों, देखिए संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है आपके किस भाग में किया गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जान लीजिए कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में। केंद्र राज्य संबंध जो है, केंद्र राज्य संबंध जो भारतीय संविधान के भाग 11 में वर्णित हैं। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये तय किया गया कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। सही है। और तीसरा है कि इस संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, यहाँ पर देखिए ये इस संविधान संशोधन में ये तय किया गया कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को छोड़कर नहीं, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन व्यक्त किया गया था। सही है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है। भाग 3 में आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इसी भाग में भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है।
तो 1 और 2 आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार संशोधन योग्य नहीं है, या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं आते हैं। तो अगर जो आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की विशेषताएं ये हैं कि ये वाद योग्य हैं, इनमें संशोधन किया जा सकता है, और मौलिक अधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो 3 कथन दिए गए हैं ये तीनों ही सही नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी कथन असत्य है, क्योंकि मूल अधिकारों की प्रकृति के संबंध में ये सभी कथन गलत कहे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के स्थान पर विभेद का निषेध, बिल्कुल सही है। लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता, सही है। तीसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सही है। भुलाए जाने का अधिकार, तो इसमें भुलाए जाने का अधिकार जो है मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आप जान लीजिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार को मान्यता दी गई है। आप देख सकते हैं कि भुलाए जाने का अधिकार भारत में न तो मौलिक अधिकार है न विधिक अधिकार है। तो इसलिए केवल 1, 2, 3 आपके सही होंगे। ऑप्शन कौन सा? 1, 2, 3 यानी सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल राज्य वित्त आयोग की संरचना, इसके सदस्यों की आवश्यक अर्हता और उनके चुनने के तरीके तक को निर्धारित कर सकता है। तो इस प्रश्न में दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है ये भारत के संविधान में एक नया खंड भाग 9 शामिल करता है। इसे पंचायतों के नाम से इस खंड में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 243 आई पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और आप जान लीजिए कि इस आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो राज्यपाल है संबंधित राज्य का वो करता है, और इसके साथ अन्य जो राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट, सदस्यों की जो एलिजिबिलिटी है, उनके चुनने के तरीकों का निर्धारण भी राज्यपाल कर सकता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों 1 और 2 आपके सही उत्तर हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने 30 प्रश्नों के सेट में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट एलटी ग्रेड परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।